हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है पॉल्यूशन के टाइप्स और पॉल्यूशन के सोर्सेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे आसपास है। तो कभी आपने सोचा है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे आसपास हवा में क्या होता है, या फिर जब हम नदी के किनारे बैठते हैं तो पानी इतना गंदा क्यों नज़र आता है। पॉल्यूशन सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं बल्कि हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और एक सच्ची बात बताऊं, पॉल्यूशन के विलन्स और पॉल्यूशन के हीरोज़ सब कुछ हम ही हैं। तो चलिए आज मिलके ये समझते हैं कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन के अलग अलग टाइप्स क्या हैं और पॉल्यूशन होता कहाँ से है, उसके सोर्सेज क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ पॉल्यूशन। तो हमारी कोई भी ऐसी एक्टिविटी दैट वायलेट द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ नेचर, मतलब चाहे कूड़ा ही है, कूड़ा जनरेट किया जो हमारे नेचर में जाके इकट्ठा हो गया, से एक लैंड पर जाके इकट्ठा हो गया, या फिर हमने गाड़ियों का यूज़ किया जिसका धुआं हमारे एयर में जाकर इकट्ठा हो गया। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमारे नेचर के ओरिजिनल कैरेक्टर को बदल दे, that is pollution, and this leads to the degradation, so that is called as pollution. Pollution environmental damage करता है caused by improper management and careless human activity. तो pollution में हमारा environment, चाहे हम हवा की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम soil की बात करें, सब कुछ डैमेज होता है। और इसके रीज़न हैं एक तो हमारी केयरलेसनेस, और दूसरा हम जिस तरह चीज़ों को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद जिस तरह हम इन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करते हैं, केयरलेसली, इम्प्रॉपरली हम इनको मैनेज करते हैं। सो दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ पॉल्यूशन। और ये हमारे नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, हमारे हवा, पानी, हमारी सॉइल सबको पॉल्यूट करता है। तो जब हम रिसोर्सेज का भी मिसयूज़ करते हैं, या फिर हम कोई भी वेस्ट को बिना सोचे समझे डंप कर देते हैं, इन सब से हमारी सराउंडिंग्स पॉल्यूट होती हैं और इसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं। अब पॉल्यूटेंट एक काफ़ी कॉमन टर्म है। देखो ये जो चैप्टर है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको सब कुछ पता है। हम यहाँ पर क्विकली इस चैप्टर को डिस्कस करके ख़त्म करेंगे। कहीं पर आपको अगर लगे कि ये कुछ नया था या फिर ये अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक भी कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स की। तो आप सबको पता है ये जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, से हवा में या फिर लैंड के ऊपर या फिर पानी में, जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, दैट आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब एक्सेस में हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट इज़ अ पॉल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉल्यूटेंट। प्लास्टिक वेस्ट, ग्लास एंड डोमेस्टिक गार्बेज इज़ अगेन these are the pollutants. अब पॉल्यूटेंट्स भी ना अलग अलग तरह के होते हैं बेस्ड ऑन देयर डिग्रेडेबिलिटी, मतलब क्या वो डिग्रेड हो रहे हैं या फिर वो डिग्रेड नहीं हो रहे हैं। अगर वो डिग्रेड हो रहे हैं तो हम उन्हें बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स बुलाते हैं, और अगर वो डिग्रेड नहीं हो रहे हैं तो हम उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स बुलाते हैं। सो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, सो दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द नेचुरल प्रोसेसेस। जैसे कि डोमेस्टिक गार्बेज होता है, जैसे अब हम मान लेते हैं कि ये जो फीकल मैटर होता है, या फिर जो किचन से सब्जियों का वेस्ट निकलता है, राइट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली, मतलब हमारा नेचर ही उसको डिग्रेड करके, हार्मलेस करके, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को फिर से यूज़ कर लेता है। सो दीज आर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। वहीं पर वो पॉल्यूटेंट्स जिन्हें नेचर बेसिकली उन्हें डिग्रेड नहीं कर सकता, नेचुरली वो डिग्रेड नहीं होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है उन्हें डिकम्पोज होने में, वो आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में। एग्जाम्पल गैस एंड प्लास्टिक्स, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रोइंग एनवायरमेंटल थ्रेट। अब अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है, और ये हर तरह से ना हमारे लाइफ को
थ्रेटन कर रहा है। तो हमारा जो लाइफ का सिस्टम है ना, वो लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है, वो पूरी तरह से थ्रेटन हो रहा है। चाहे वो हवा जिसे हम रोज़, जिसमें हर एक सेकंड हम सांस ले रहे हैं, या फिर वो पानी जिसे हम पीते हैं, अपने घर में अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये हर चीज़ हमारे लिए, इनका ख़राब होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और रोज़ के रोज़ ये पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग पॉल्यूशन की, सो इट इज़ इंक्रीजिंग रिस्क फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ऊपर खतरा है, प्लांट्स के ऊपर भी खतरा है, एनिमल्स के ऊपर भी खतरा है, इवन जो पानी में एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके लिए भी खतरा है। और अब हम सोचेंगे कि ठीक है एनिमल्स के लिए खतरा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बट नहीं। अगर इस नेचर का बैलेंस बनाए रखना है तो जितने हम इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, याद रखना नेचर के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो लैंड में रहता है या वो सी में रहता है, नेचर के लिए हर कोई उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो इफ़ अनचेक्ड द प्लैनेट मे बिकम uninhabitable for humans, animals and for the marine life। तो अगर ये चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू होती रही तो हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, मरीन लाइफ के लिए ये सब कुछ एक दिन ऐसा हो जाएगा कि अर्थ भी रहने लायक नहीं बचेगी। तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो एयर, वाटर, सॉइल, सो बेसिकली दीज आर लाइक, जैसे हमारे लंग्स होते हैं, जैसा हमारा ब्लड है, या फिर हमारे लिए हमारी स्किन है, ये सब हमारे नेचर के लिए, हमारी अर्थ के लिए ना, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमें इस अर्थ पर लाइफ को बनाए रखना है तो हमें यहाँ पर लाइफ को रहने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें इस पॉल्यूशन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बात करते हैं टाइप्स और सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग द पॉल्यूशन सोर्सेज। नाउ टू कंट्रोल द पॉल्यूशन वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि उसके सोर्सेज क्या हैं। सो अवेयरनेस अमंग द पीपल, सो दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हम जो भी एक्टिविटी अपने घर में कर रहे हैं, हमें ये बात समझनी है कि क्या इस चीज़ से हमारे नेचर के ऊपर कोई बैड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा नेचर शायद खुश हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लेट मी टेल यू, दिस अवेयरनेस कम्स फ्रॉम एजुकेशन। ठीक है, सो अवेयरनेस अमंग द पीपल इज मोस्ट असेंशियल टू रिड्यूस द पॉल्यूटेंट्स। नाउ विद अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन द न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, जैसे कि रेडिएशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये अलग अलग तरह के पॉल्यूशन इमर्ज हो रहे हैं। मतलब जब हम इनिशियली पढ़ना शुरू करते हैं ना, वी जस्ट टॉक अबाउट द बेसिक पॉल्यूशन जो एयर का है, वाटर का है, या फिर लैंड या सॉइल का है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, उसके साथ साथ पॉल्यूशन और भी तरह का, रेडिएशंस बढ़ रही हैं, आवाज़, मतलब शोर बढ़ रहा है। अगर आप एक दिन किसी गांव में, किसी जंगल में, किसी शांत जगह पर बिताओ तो आपको पता चलेगा कि नेचर में कितनी शांति है और वहाँ पर कितना सुकून है और कितना मज़ा आता है। लेकिन यही दिन, यही रात जब आप एक सिटी में बिताते हो तो आपको पता चलता है कि आसपास सिर्फ शोर ही शोर है। तो यस, ये नॉइज़ पॉल्यूशन भी डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। So these are hazardous to human health and the air we breathe। तो ये हमारी एयर को भी अफेक्ट करता है। अब ये है हमारे मेजर कैटेगरीज ऑफ पॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले और सबसे डिटेल्ड में आज भी जो हम पढ़ते आए हैं, दैट इज़ द एयर पॉल्यूशन, देन वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें कि अब हम इंडिया में रहते हैं तो वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट द पॉल्यूशन दैट इज़ हैपनिंग इन इंडिया, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हमने लास्ट चैप्टर्स पढ़े हैं, राइट, कैसे हमारा एक ग्लोबल विंड सिस्टम है। तो ये जो विंड सिस्टम है ना, अगर हम एयर की ही बात करें तो ये हवा ना पूरी दुनिया में घूमती है। पानी की बात करें तो हमने टाइड्स, ओशंस के बारे में भी पढ़ा है। तो पानी की कंटिन्यूअसली मिक्सिंग चली रहती है। मतलब आज जो पानी शायद इक्वेटर के पास है, कल वो पोल्स के पास पहुंचा होगा, पोल्स से पानी आके कहीं से इक्वेटर के पास आ गया होगा। सो इस तरह
नेचर में ना ये मिक्सिंग चली रहती है और यही बैलेंस बनाए रखती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारी कंट्री पॉल्यूशन फ्री हो, बट ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और हमें इसे ग्लोबली ही डील करना पड़ेगा। So environment pollution is the biggest threat to all forms of life today, and atmospheric pollution is believed to contribute to the climate change worldwide. तो आज हम देख रहे हैं जहाँ पर नॉर्मल बारिश होती थी, आज वहाँ पर फ्लड्स आ रहे हैं। जहाँ पर पहले बहुत अच्छी बारिश होती थी, एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंडेंट था, आज वहाँ पर ड्रॉट्स आ रहे हैं। So the reason being this is the climate change, and this is all happening because of this atmospheric pollution. So pollution sources, they are interrelated, हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज कलेक्टिवली। तो आप कोई भी गलत एक्टिविटी करते हो उसका अफेक्ट सब जगह थोड़ा 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 सब जगह होता है। नाउ दिस लीड्स टू द कंबाइंड थ्रेट टू अर्थ्स वेरी एग्जिस्टेंस। तो कहीं पर भी, जैसे अगर हम बहुत कुछ साल पहले की बात है कि हमने सुना था कि अमेज़न फॉरेस्ट में आग लग गई है, तो आपको लगेगा कि क्या है, साउथ अमेरिका में है, वहाँ पर आग लगी है तो हमारा क्या जा रहा है। नहीं, दीज अमेज़न फॉरेस्ट आर सेड टू बी द लंग्स ऑफ द अर्थ, है ना। तो अगर वहाँ पर आग लगी है तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द लाइफ एंड द क्लाइमेट ग्लोबली। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ये एक ग्लोबल कंसर्न है, ये कोई लोकल कंसर्न्स नहीं है या फिर एक कंट्री के लिए कोई कंसर्न नहीं है। देन कमिंग ऑन टू द मॉडर्न कॉजेज लाइक ई वेस्ट। अब ये ना कुछ नए नए फॉर्म के पॉल्यूशंस हम देखते हैं। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, लैपटॉप्स, हर घर में कितने गैजेट्स होते हैं। अब जैसे मैं ही यहाँ पर बैठी हूँ तो मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक राइटिंग पैड है, मेरे पास एक कैमरा है, कैमरा के लिए मेरे पास एक स्टैंड है, मतलब फ़ोन है मेरे पास, राइट। तो मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। सो दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इनको भी कितने दिन हमारा लैपटॉप चलता है, थोड़े टाइम चलता है, फिर हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, फिर हम एक नई चीज़ ले लेते हैं। तो डिस्पोज ऑफ तो हमने घर से तो निकाल दिया, बट वो कहाँ गया, क्या वो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ हुआ, क्या हमने उसकी चीज़ों को रीयूज़ किया या फिर ऐसे ही कहीं लैंड में डंप कर दिया। सो ये अलग अलग तरह के पॉल्यूशंस हैं जो रोज़ के रोज़ बढ़ रहे हैं। सो द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स हैव क्रिएटेड दिस ई वेस्ट, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बुलाते हैं। Improper disposal of the e-waste releases the toxic substances like lead, mercury and cadmium. तो जब हम improper disposal करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो हमारे अराउंड लेड, मर्करी, कैडमियम सब कुछ बढ़ता है, एंड दीज हार्म द सॉइल, वाटर एंड द लिविंग बीइंग्स। स्टार्टिंग विद एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें एयर की कॉम्पोजिशन को समझना है, जो हम सबको पता है। तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% रिमेनिंग गैसेज है, जिसमें नोबल गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो दीज गैसेज दे सस्टेन लाइफ। तो हर एक गैस की अपनी इंपॉर्टेंस है हमारी एयर में और यही लाइफ को सस्टेन करती हैं और ये एटमॉस्फेरिक बैलेंस बनाए रखती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक हमारे नेचुरल कॉम्पोजिशन को डिस्टर्ब करता है। और अब हम आते हैं कि जब ये नेचुरल कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब होता है तो हम इसे क्या बुलाते हैं, हम इसे बुलाते हैं एयर पॉल्यूशन। सो इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर दैट डिग्रेड इट्स क्वालिटी। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी डिग्रेड होती है तो उसे हम एयर पॉल्यूशन बुलाते हैं। सोर्सेज नेचुरल एंड मैन मेड, राइट। नेचुरल सोर्सेज जिसमें वॉल्केनिक इरप्शंस, डस्ट स्टॉर्म्स और फॉरेस्ट फायर्स हैं। वहीं पर मैन मेड की बात करें तो इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, बर्निंग फ्यूल, वेस्ट इंसिनरेशंस और एग्रीकल्चर। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज दैट लीड टू एयर पॉल्यूशन। नेचुरली जैसे कहीं आग लग गई, डस्ट स्टॉर्म्स आ गई या फॉरेस्ट में फायर लगी या फिर वॉल्केनोज इरप्ट हो गए, तो ये नेचुरली हो रहा है। अब जो हम कर रहे हैं वो यही है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे व्हीकल्स हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, हम वेस्ट को बर्न कर रहे हैं। और इवन एग्रीकल्चर से भी जब हम अपने फील्ड में आग लगाते हैं, राइट, जो वेस्ट होता है उसको जलाने के लिए, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं द इफ़ेक्ट्स ऑन एयर क्वालिटी एंड हेल्थ। तो
एयर क्वालिटी का क्या इफ़ेक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो अगर एयर क्वालिटी पुअर होगी, सो पुअर एयर क्वालिटी अफेक्ट्स बोथ सिटीज़ एंड विलेजेस। तो दोनों जगह पर अफेक्ट होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एज़मा एंड इवन कैंसर, लंग कैंसर, अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। दिस अफेक्ट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द एसिड रेन फ्रॉम द पॉल्यूटेंट्स करोड बिल्डिंग्स एंड द मॉन्यूमेंट्स। जैसे कि एक बड़ा ही कॉमन सा, बड़ा ही इजी सा एग्जाम्पल है ताजमहल। तो ताजमहल को जो स्मॉग बनती है ना, स्मॉग से ताजमहल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो ताजमहल के डैमेज होने का रीज़न है ताजमहल के आसपास होने वाला एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपने एसिड रेन के बारे में सुना है ना, हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा। तो एसिड रेन में बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर, सो ये मिलके कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स बना देते हैं जो हमारे स्टैचूज़ को, हमारे क्रॉप्स को और हमारे इवन जो फिशेस हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन सब को ये हार्म करती है, क्योंकि पानी का पीएच बढ़ जाता है। और जब पानी का पीएच बढ़ जाता है तो अब नेचुरली डैमेज शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमंस ने ही दे हैव इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रेस गैसेज, जैसे जो 1% में आती है ना, जैसे मीथेन है, CFCs हैं, ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होती हैं अगर हम नेचुरल कॉम्पोजिशन देखें एटमॉस्फेयर की, एयर की। लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ ने इन ट्रेस गैसेस की कॉम्पोजिशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। नई नई गैसेस रिलीज़ हो रही हैं जो पहले नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। Then pollution traps heat and radiation disturbing the Earth's energy balance। तो अब जब हमारे आसपास पॉल्यूशन होता है, सन की रेज आती हैं, वो अर्थ पे गिरती हैं, और जब अर्थ से वो रेज बाहर जाने लगती हैं, तो अब क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं, करेक्ट, तो ये सारे गैसेस, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये इस हीट और रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलने देते, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का एनर्जी बैलेंस डिस्टर्ब होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लगती है। मतलब ग्लोबल जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हो रही है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पर एक ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को वापस भेज देता है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को वापस भेज देता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये ओजोन लेयर अब डैमेज हो रही है, ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ स्पेस में एंटर कर रही हैं और इससे बहुत सारी डिजीज़ेस हो रही हैं। सो इवन after the CFC ban, the ozone hole appears over Antarctica and the Arctic each year। ठीक है, तो वैसे तो बोला जाता है कि CFC बैन करो और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब बैन होने के बाद भी अभी भी एंटार्क्टिका और आर्कटिक सर्कल के ऊपर हर साल ये ओजोन होल देखे जाते हैं, जहाँ से ओजोन लेयर अंदर आ रहे, जहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही हैं। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की। तो ये दोनों टर्म्स ना इंटरलिंक्ड हैं। तो देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब सन से रेज आती हैं, वो अर्थ पे गिरती हैं, अर्थ उनको एमिट करता है, कुछ रेज हमारे आसपास ट्रैप होके रह जाती हैं, जो हमारे आसपास मतलब एयर में मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से। लेकिन जब इन मॉलिक्यूल्स का लेवल बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा हीट ट्रैप होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो थोड़ी हीट ट्रैप होना इज़ फाइन, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता कि दिन में बहुत गर्मी हो गई और रात में माइनस में टेम्परेचर चला गया, वैसा नहीं होता है। लेकिन जब इन गैसेस का लेवल बढ़ जाता है तो अब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। सो ह्यूमन रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस, जिसे GHGs भी बुलाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये GHGs हीट को ट्रैप करती हैं और इनसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, रिजल्टिंग राइजिंग इन द सी लेवल। तो अब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो हमारी आइस है, जो ग्लेशियर्स हैं, अब वो सारे मेल्ट हो रहे हैं और इससे हमारा सी लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस भी हो रहे हैं,
बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं और डिजीजेस भी बढ़ रही हैं। सो दे ट्रैप सन्स वार्मथ और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। सो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन कमिंग ऑन टू हाउ द एयर पॉल्यूशन अकर्स। तो होता क्या है कि जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है ना गैसेस की, जब उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं गैसेस, उनके जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनकी जो अमाउंट है, और अभी हमने पढ़ा कि अब हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। सो इससे द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गैसेस एंड पार्टिकल्स आर एमिटेड ऑन द डेली बेसिस, राइट। इससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है एंड मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंटर आवर एयर एनुअली। एग्जाम्पल जैसे डस्ट, ऐश और गैसेस। तो ये हर साल मिलियंस ऑफ टन्स में ये पॉल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट्स दो तरह से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकंड है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मतलब जो डायरेक्टली एयर में रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल स्मोक, डस्ट, ऐश, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। Secondary pollutants, these are formed by chemical reactions between the primary pollutants। मतलब ये डायरेक्टली एयर में रिलीज हो रहा है, चाहे स्मोक आ रही है, ऐश आ रही है, कोई सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस आ रही हैं। तो ये तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो गए। अब जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ और तरह के पॉल्यूटेंट्स बनते हैं और उन्हें हम बुलाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल स्मॉग, जिससे जो बनती है स्मोक और फॉग के मिलने से, एंड ओजोन। सो दीज आर द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। और इनमें जो मेजर गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो दीज आर द मेन गैसियस पॉल्यूटेंट्स। तो ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है, याद रहेंगे। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो दे आर CHSN, राइट, CHSN, करेक्ट। चलो अब बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की। अब हम सोर्सेज हमने पढ़े थे, नेचुरल सोर्सेज हैं जिनमें वॉल्केनिक इरप्शन है, फॉरेस्ट फायर्स हैं और इवन डस्ट स्टॉर्म्स हैं। अब इन्हीं मैन मेड के बारे में पढ़ें तो ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, ब्रिक किल्न्स जहाँ पर ईंटें बनती हैं, बर्निंग गार्बेज, इंडोर पॉल्यूशन, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो ये सब मैन मेड सोर्सेज हैं। अब सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जिससे होता है एयर में, उसकी बात करेंगे, दैट इज़ द ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। ये जो गाड़ियाँ, ये जो जहाज़, ये ट्रेन्स, ये जो व्हीकल्स चल रहे हैं हमारे, इन सब से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इवन ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन की। सबसे पहले ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन में ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, ट्रेन्स, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड देती हैं। कौन सी गैस? कार्बन, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो कार्बन मोनो ऑक्साइड एमिट करती हैं और साथ में हाइड्रोकार्बन्स एमिट करती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है। मतलब अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए हमारे आसपास तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेती है। मतलब ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करती हैं। द एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम जेट इंजन्स, ये हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए पीपीटी एज सच मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप इस पीपीटी को पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए हमेशा यूज़ कर सकते हो। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। नाउ CFCs एंड द ओजोन लेयर। तो CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स और क्लीनिंग एजेंट से हमें मिलते हैं। अब CFCs जब
निकलते हैं ना तो CFCs ऊपर की तरफ राइज होते हैं, बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ राइज होते हैं, करेक्ट। और वो वहाँ पर जाके ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ओजोन के साथ, एंड अंडर द अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर है हमारी, यहाँ पर O3 है, करेक्ट। तो जब CFCs ऊपर जाएंगे तो ये इनके साथ रिएक्ट करेंगे, जब अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर गिरेंगी तो ओजोन और CFCs आपस में रिएक्ट करेंगे, इससे ओजोन लेयर डिप्लीट होगी एंड द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंटर इनटू आवर एटमॉस्फेयर। तो ये जो CFCs हैं ये हमारे जो फ्रेंडली कवर है ना उसको कट कर देती हैं। हमारा फ्रेंडली कवर कौन है? ओजोन लेयर। अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रीज टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं, जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोकार्बन्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स, ठीक है, SO2, SO3, तो ये सल्फर ऑक्साइड्स भी रिलीज करती हैं। एल्यूमिनियम, सीमेंट प्लांट्स, ये सब फ्लोराइड्स रिलीज करते हैं, फ्लोराइड डस्ट एंड फाइन पार्टिकल्स, करेक्ट। तो ये एल्यूमिनियम और सीमेंट प्लांट से हमें फ्लोराइड निकलता हुआ दिखता है, और ऑयल रिफाइनरीज में एक फ्यूम निकलता है, और इस फ्यूम में ना बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती हैं। आते हैं बर्निंग ऑफ गार्बेज पे। अभी रिसेंटली मतलब ये वही टाइम है जहाँ पर पंजाब, हरियाणा में वो पूरा पराली जलाई जाती है, करेक्ट। तो वो भी एयर पॉल्यूशन का एक बहुत ही मेजर कॉज है। सो ओपन वेस्ट बर्निंग रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। इससे एसिड रेन बनती है एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जब बढ़ती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो इनके बढ़ने से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। इंसिनरेटर्स आर ऑल्सो एड हार्मफुल गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। इंसिनरेटर्स बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं, बड़े ह्यूज फर्नेसेस होते हैं जहाँ पर वेस्ट को ख़त्म किया जाता है, एक तरह से वेस्ट को जलाया जाता है। अब जब ये वेस्ट जलता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे तो इससे गैसेस निकलती है, मतलब स्मोक निकलती है, और इस स्मोक में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। अब बात करते हैं ब्रिक किल्न्स की, मतलब ये जो ईंट की भट्टी होती है ये काफ़ी कॉमन है नॉर्थ इंडिया में। इसमें कोल का यूज़ होता है एंड जब कोल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट जैसे कि सूट और डस्ट ये निकलते हैं। दिस कॉजेज लंग डिजीजेज एंड पुअर विजिबिलिटी। तो इससे लंग डिजीजेस होती हैं और विजिबिलिटी भी खराब होती है। इंडोर पॉल्यूशन, सो इंडोर एयर पॉल्यूशन, जैसे हम ACs का यूज़ करते हैं, हीटर्स का, या फिर क्लीनिंग स्प्रेज, और इवन ये जो हमारे घरों में पेंट्स होते हैं इन सब से भी एयर पॉल्यूशन होता है। ये अमोनिया और क्लोरीन एमिट करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अंदर काम कर रहे होते हैं उन्हें हेडेक होना, एलर्जीज होना, या फिर आईज़ में इरिटेशन होना, ये काफ़ी कॉमनली देखा गया है, राइट। अब बात करते हैं द डीकॉम्पोजिशन एंड द रेडियो एक्टिव सोर्सेज। ये जो डीकॉम्पोजिंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जब प्लांट या एनिमल्स मर जाते हैं तो वो डीकॉम्पोज होते हैं, उनके डीकॉम्पोज होने से मीथेन और अमोनिया निकलता है, और वही ये भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है काफ़ी टॉक्सिक हो जाते हैं। इवन ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये अल्फा, बीटा और गामा रेज एमिट करते हैं, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द रेडिएशन बेस्ड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो रेडिएशन से भी एयर पॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं द इम्पॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कंटैमिनेट द एयर and cause the harmful effects on the living organisms. Mostly these are released through industrial, transport and the agricultural activities. अब pollutants देखें तो particulate pollutants सबसे पहले, इनके major sources हैं industrial processes and fuel combustion. Effects क्या हैं इनके humans पर? So this causes respiratory tract irritation, asthma and the lung damage. आगे बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है? फ्यूल की कंबशन से और इंडस्ट्रीज से। इससे क्या होता है? इससे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन होती है, फंक्शन रिड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO ये ट्रांसपोर्ट करता है और एग्रीकल्चर बर्निंग
इसका सोर्स है बेसिकली ट्रांसपोर्ट से और एग्रीकल्चर को बर्न करने से, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसकी बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। इससे क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है तो ऑक्सीजन लेवल्स को रिड्यूस कर देता है। तो बड़ा ही सिंपल सा बायो का कॉन्सेप्ट है कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेकर मूव करता है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ, इसलिए अब यहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है और हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना के उसको ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है। दिस कॉजेज हेडेक एंड डिजीनेस। अब आगे बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, व्हीकल से निकलता है, फ्यूल के कंबशन से निकलता है और इससे रेस्पिरेटरी इरिटेशन, फ्लूइड अकोमुलेशन इन लंग्स और इवन इससे एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। कमिंग ऑन टू ओजोन, दैट इज O3। तो ओजोन जब सनलाइट के साथ, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सनलाइट रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन। तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तब ओजोन बनता है। इससे थ्रोट और नोज इरिटेशन होती है, फटीग होती है और कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, पुअर हो जाती है। कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉल्यूटेंट, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से और सॉल्वेंट इवेपोरेशन से निकलते हैं। इससे इरिटेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन में, फिर लंग इंजरी एट वेरी हाई लेवल्स, जब लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इससे हमारे लंग्स में भी इंजरी होती है। तो बेसिकली ये टेबल है जहाँ पर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स, उनके सोर्सेज और उनके हमारे ऊपर इफ़ेक्ट्स क्या हैं उनके बारे में लिखा है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है और अगर कहीं डाउट होगा तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना है। अब चलते हैं आगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। तो इनको हमने क्लासीफाई किया है डिफरेंट बेसिस पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ये प्राइमरी और सेकेंडरी हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में या एयर में ऐड हो रहे हैं वो हैं हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड डस्ट। वहीं पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो हैं विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, एग्जाम्पल स्मॉग एंड ओजोन। ठीक है, आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। तो देखो प्राइमरी बने जो डायरेक्टली ऐड हो गए, सेकेंडरी यही प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब आपस में रिएक्ट हुए तो उन्होंने कुछ नया बना दिया, वो सेकेंडरी हो गए, सिंपल। अब हम इनकी फिजिकल स्टेट पे बात करें तो अब कुछ होते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, कुछ होते हैं जो पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम पार्टिकुलेट बोलते हैं, जो मतलब छोटे छोटे सॉलिड्स इधर उधर हमारे आसपास घूमते रहते हैं, वो होता है पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। तो पॉल्यूटेंट्स तो गैसियस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। पार्टिकुलेट स्मोक, डस्ट, ऐश एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये सब आता है सस्पेंडेड में या फिर पार्टिकुलेट मैटर में। देन कमिंग ऑन टू द सोर्सेज। अब सोर्स नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म्स। तो ये सारे नेचुरल सोर्सेज हैं। वहीं पर मैनमेड की बात करें तो इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, बर्निंग फ्यूल एंड एग्रीकल्चर, दीज आर द मैनमेड सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एयर पॉल्यूशन का हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट है। तो देखो इसको ना हम थोड़ा अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या हैं। तो अगर हमारे आसपास एयर पॉल्यूटेड है तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें क्या हो सकता है, हमें आईज़ में इरिटेशन हो सकती है। तो जो बच्चे दिल्ली, यूपी, एनसीआर वाले रीजन में रहते हैं ये फील करेंगे कि अब जब दिसंबर आएगा ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आंखों से ना लगातार इरिटेशन होती रहती है और लगातार पानी निकलता रहता है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन अराउंड यू। कफिंग काफ़ी कॉमन है, डिजीनेस एंड नोजिया। सो दीज आर वेरी कॉमन एंड दीज आर द शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म में देखें तो एजमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो ये एनिमल्स को अफेक्ट करती हैं, क्रॉप्स को डैमेज करती हैं और हमारी बिल्डिंग्स, जैसे हमने ताजमहल की बात की थी, इनको भी करोड करती हैं, इनको भी ख़राब करती हैं। तो ताजमहल की येलोइंग जो है ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्मॉग डैमेज का। करेक्ट। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इस तरह हमारा एयर पॉल्यूशन ख़त्म हुआ। तो सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि इनमें से क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो
आपने पहले ना पढ़ी हो, कुछ भी नहीं था, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इस क्लास में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा, वो तो आपको पता है, 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन पर। सो वाटर पॉल्यूशन इट इज़ अ कंटैमिनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज, चाहे रिवर्स हो, लेक्स हो, ओशंस हो, ग्राउंड वाटर हो, कुछ भी हो, इन सब की कंटैमिनेशन को हम वाटर पॉल्यूशन बुलाते हैं, बाय द सब्सटेंसेज विच आर हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब वो चीज़ें जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जब वो हमारे पानी में हमारे वाटर बॉडीज़ को कंटैमिनेट कर देती हैं, हमारे पानी को कंटैमिनेट कर देती हैं, उससे होता है वाटर पॉल्यूशन। सो अर्थ 71%, वहीं पर 29% इज़ द लैंड, सॉरी कमिंग अगेन, अर्थ में 71% पानी है और 29% लैंड है। इतना तो हमें पता है, ज़्यादा पानी है कम लैंड है। तो ये जो कंटैमिनेशन है, ये जो रैपिड कंटैमिनेशन है, ये ह्यूमंस और मरीन लाइफ दोनों को अफेक्ट करती है। ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इंक्रीजिंग डिमांड है ना पानी की भी, ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है पॉल्यूशन का। नाउ द इम्पोर्टेंस एंड इट्स थ्रेट। अब पानी क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये हमारे लिए एक प्रेशियस रिसोर्स है। हम सुबह उठने से लेकर शाम के लास्ट ब्रश तक जो भी करते हैं वो पानी, हर चीज़ में पानी यूज़ होता है। सो जब ह्यूमंस पॉल्यूट करते हैं पानी को, तो ये सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों ही इससे पॉल्यूट होते हैं, और million of people die every year because of this contamination in the drinking water, and the polluted water harms aquatic life, और ये बायोडाइवर्सिटी को भी कम कर रहा है। मतलब ये जो हमारी अर्थ पे डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, ये भी कम हो रही है क्योंकि वाटर हमारे आसपास पॉल्यूटेड है। अब बात करेंगे द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर पॉल्यूशन। तो ये जो वाटर पॉल्यूशन है, इसके 2 मेन कारण हैं, मतलब इसके अराइज होने के 2 मेन कारण हैं, नेचुरल सोर्सेज और दूसरा ह्यूमन और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। नेचुरल मतलब जैसे कि कोई गैसेस आ जाना पानी में, एनिमल का वेस्ट आ जाना, तो वो नेचुरली एनिमल्स ने ऐड कर दिया। वहीं पर ऑर्गेनिजम्स का मर जाना पानी में, मिनरल्स का ऐड हो जाना, या फिर सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पानी के साथ साथ बह जाना, तो ये सारे तो नेचुरल कॉजेज़ हैं। और कुछ टॉक्सिक मिनरल्स जैसे कि निकल, लेड, कोबाल्ट एंड मर्क्यूरी, ये भी पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो नेचुरली हमारे पानी को पॉल्यूट करते हैं। लेकिन अब सुनो, ह्यूमन सोर्सेज क्या हैं। तो ह्यूमंस ने अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से ना बहुत ही ज़्यादा पानी को पॉल्यूट करके रखा है। जैसे सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट जब हमारे पानी में चला जाता है तो वो पानी पॉल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से एग्रीकल्चरल वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, ऑयल स्पिल्स एंड थर्मल पॉल्यूशन। तो ऑयल स्पिल्स के तो हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स, मतलब 1-2 तो एग्जाम्पल अपने ही अरेबियन सी में देख लिए। तो हमारे आसपास हमने देखा था कि कैसे केरला के आसपास एक फॉरेन की शिप आके पलट गई थी जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल था। तो इससे क्या हुआ, ऑयल स्पिलिंग से क्या हुआ, हमारे ही देश का पानी ख़राब हुआ। सिर्फ हम देश की बात नहीं कर सकते, बट पानी, वाटर बॉडी जो है वो पॉल्यूट हुई, क्योंकि ये तो पानी की मिक्सिंग होती रहेगी, ये तो ग्लोबली पानी पहुंच जाएगा। तो इससे थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग अफेक्ट होंगे, मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। नाउ द सीवेज एंड द डोमेस्टिक वेस्ट। तो सीवेज की बात करें तो जितना भी वेस्ट वाटर है जो हमारे घरों से निकलता है, क्लीनिंग, बेदिंग और वॉशिंग, तो इन सब से जो पानी है अगर ये डायरेक्टली रिवर्स में एंटर हो जाए बिना इस पानी को ट्रीट किए हुए, तो आपने देखा होगा कई बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बैकवर्ड टाउन्स हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो घर से पानी निकल रहा है ना, वो डायरेक्टली किसी नाले में जा रहा है, और वहाँ पर एक तो गंदी स्मेल आ रही है, ऊपर से वो पानी पूरा काला है। मतलब ना तो वो साइट देखने लायक है, ना वहाँ खड़े होने जैसे है, ना तो आप वहाँ पर ब्रीथ कर सकते हो। तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है। इसमें डिटर्जेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स एंड एनिमल डंग, ह्यूमन वेस्ट होता है जो पानी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर होती है यूट्रोफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बायो में भी हमने पढ़ा है। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पानी में, आसपास के पानी में जब फर्टिलाइजर्स, जब मिनरल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स, तो इसकी वजह से हमारे आसपास के पानी में
एल्गी ग्रो करने लग जाती है, काई जम जाती है। तो आपने देखा होगा कुछ कुछ वाटर बॉडीज होते हैं, उनके ऊपर ना वो पूरे ऊपर से उनके ऊपर प्लांट होते हैं, ग्रीन होते हैं, तो बेसिकली उनके ऊपर एल्गी जम जाती है, और इसी एल्गी के जम जाने से इसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाने को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट्स ही तो उगे हैं तो क्या हुआ, नहीं, इससे पानी की ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब पानी की ऑक्सीजन कम हो जाती है और ये पूरा इसको ऊपर से वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं, तो सनलाइट एंटर नहीं होती है, जिसकी वजह से सनलाइट नहीं एंटर होने की वजह से और ऑक्सीजन के डिप्लीट होने की वजह से वहाँ पर रहने वाले फिशेस और वहाँ पर रहने वाले प्लांट्स, मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं। तो यूट्रोफिकेशन एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिससे हमारी एनिमल, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो रही है पानी में। अब इसका मेन रीज़न है हमारे द्वारा ऐड किया हुआ अनट्रीटेड वाटर, जो हम डायरेक्टली अपनी वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो पानी है ना, ये किसी ना किसी तरह, अगर आप बोलोगे कि हम तो यहाँ से पानी पीते नहीं हैं या हम इस पानी को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह वो पानी हम तक भी पहुँचेगा। तो हमें ये बात याद रखनी है, हमें इस बात से अवेयर होना है और अवेयरनेस फैलानी है कि अगर हम अपने आसपास पॉल्यूशन करेंगे तो उसका अफेक्ट हमें भी होगा। अब बात करते हैं द अदर इफ़ेक्ट्स ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट। और क्या होते हैं ये जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जैसे सिल्ट है या सॉइल का वॉश ऑफ है फ्रॉम द प्लोड फील्ड्स एंड द कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये सब पानी में जाता है। These fill rivers and reduce the water depth and oxygen। तो अब देखो, एक बाल्टी ले लो, पानी से भर दो, ठीक है, क्या होगा, आप उसमें मिट्टी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, अब एक टाइम आएगा ना कि डेप्थ धीरे धीरे कम होती जाएगी बाल्टी में पानी की, और एक टाइम आएगा जब पूरी की पूरी मिट्टी भर जाएगी बाल्टी में और अब पानी नहीं रहेगा। एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही होता है। सो फिशेस सफोकेट हो जाएंगे ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप, मतलब ऑक्सीजन लेवल के ड्रॉप होने से, एंड बिलो 2 to 5 ppm, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन। सो जब इससे नीचे ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाती है पानी में तो फिशेस सफोकेट होना शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की। तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज़ रिलीज हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि क्लोराइड्स, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स, और इवन हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, मर्करी, मैंगनीज, कॉपर एंड क्रोमियम, और ये हमारे पानी को पॉल्यूट करते हैं। सो दिस कॉजेज टॉक्सिक एंड रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑफ रिवर्स एंड द ग्राउंड वाटर। एसिड रेन एड्स सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। तो जब H2SO4 एक एसिड हमारे वाटर बॉडीज़ में ऐड हो जाएगा तो उससे pH लेवल ड्रॉप हो जाएगा, और जब pH लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो उसमें रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे। बात करते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट की। तो फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग, दे कंटेन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स विच ओवर स्टिमुलेट द एल्गल ग्रोथ। Right now the algae use up the dissolved oxygen, harming the fishes and the aquatic organism. So basically we are talking about eutrophication। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये सारी चीज़ें ना जब पानी में ऐड होती हैं तो इससे पानी में ना न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, जैसे कि फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स की। इनके बढ़ने से अब यहाँ पर एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो एल्गी पानी के ऊपर आ जाती है और वो, क्योंकि उसको तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो बिल्कुल पानी को कवर कर लेगी और पानी में जो ऑक्सीजन होगी उसको भी यूज़ कर लेगी, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो सफोकेट हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। बात करते हैं न्यूक्लियर वेस्ट की। तो जब हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रिएक्टर्स या फिर लेबोरेटरीज से न्यूक्लियर वेस्ट पानी में ऐड होता है तो उससे ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है, मतलब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पानी को, तो ऐसा नहीं है कि रिवर में ऐड हो रहा है तो रिवर ही कंटामिनेट हो रही है, इवन ये हमारे ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर देती हैं। और किसी ना किसी तरह, मैंने बोला ना कि अगर आप सोचो कि इस चीज़ को तो हम यूज़ ही नहीं करते तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हम ना एक फूड चेन में रह रहे हैं।
हम प्लांट्स को खा रहे हैं, प्लांट्स फिर हम मतलब जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को खा रहे हैं, वो हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं। तो इस तरह कार्निवोर्स मरेंगे, वो वापस से उनकी बॉडी डिकम्पोज होगी, सॉइल में मिल जाएंगे। अब सॉइल से न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट्स उठाएंगे, तो इन न्यूट्रिएंट्स के साथ ही अलग अलग तरह का टॉक्सिक वेस्ट भी आएगा जो किसी ना किसी तरह हमारे अंदर एंटर होगा, क्योंकि हम एक फूड चेन में हैं, क्योंकि फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम सोचें कि इस पॉल्यूशन का हमें क्या इफेक्ट होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है। हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है और हर चीज़ हमें अफेक्ट करेगी। सो दे कैन कॉज जेनेटिक म्यूटेशंस एंड द कैंसर। करेक्ट। अब बात करते हैं ऑयल स्पिलिंग की। ऑयल स्पिलिंग जैसे लीकेज हो जाती है टैंकर्स में, रिफाइनरीज में या फिर ऑफशोर ड्रिलिंग में, तो इससे ये जब हमारे पानी में एंटर होती हैं तो ये ऑयल हमारे पानी को पॉल्यूट करता है, फॉर्मिंग एन इंसुलेटिंग लेयर। तो ये हमें पता है ना, पानी लो, पानी में तेल डालो, ऑयल डालो, तो ऑयल जो होता है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों पानी और ऑयल इनसॉल्युबल हैं। तो वो ऊपर एक लेयर बना देगा और एक इंसुलेटिंग लेयर बना देगा, जिससे ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाएगी। तो अब ऑक्सीजन पानी के साथ मिक्स नहीं होगी, और जब ये मिक्स नहीं होगी तो सी बर्ड्स, फिशेस और एनिमल्स में मैसिवली उनकी डेथ देखने को मिलेगी। मतलब बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स मरने लग जाएंगे जो पानी में रहते हैं। अब बात करते हैं द कॉजेज़ ऑफ ऑयल स्प्रेड। क्या क्या होते हैं? या तो टैंकर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे रिसेंटली हमने केरला में देखा था, नेचुरल सीपेज देखते हैं हम, रिफाइनरी प्रोडक्शन लॉसेस होते हैं, डंपिंग ड्यूरिंग द लुब्रिकेंट्स इन सी। तो ये सारे कॉजेज़ हैं विच कॉजेज़ द ऑयल स्प्रेड इन वाटर। अब बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन की। थर्मल पॉल्यूशन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हीट, सो द हीट पॉल्यूशन की बात करेंगे। So these are caused by hot water discharges from power and the industrial plants। तो होता क्या है कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं ना, उनमें वाटर एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब जो पानी होता है उसको मशीन्स में घुमाया जाता है, जिससे मशीन्स की कूलिंग भी होती है और मशीन्स की क्लीनिंग भी होती है। तो जब इस पानी को हम गरम ही डिस्चार्ज कर देते हैं इनटू द वाटर बॉडीज़, तो उससे थर्मल पॉल्यूशन होता है। पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है वाटर बॉडीज़ में और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है, और इससे हमारी एक्वेटिक लाइफ को खतरा होता है। सो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी लेस, मतलब जितना पानी गर्म होगा, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ हॉटर वाटर लेस ऑक्सीजन एंड इट विल बी डेड वाटर, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को सरवाइव नहीं करा पाएगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ द मरीन वाटर पॉल्यूशन। तो अगर हम मरीन वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ के सुनाने वाली हूँ। इट इज़ डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल ओशियानोग्राफिक कमीशन IOC, the introduction by man directly or indirectly of substances into the marine environment, resulting in the harm to the living resources and the hazards to the human health or hindrance to the marine activities and the reduction of amenities। तो अगर हम सिंपल बात बोलें तो marine pollution happens जब human waste किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सी में पहुंच जाता है और वहाँ से वो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को या पानी में रहने वाली लाइफ को हार्म करता है। सो दैट इज़ द मरीन वाटर पॉल्यूशन। करेक्ट। आगे बढ़ें। अब बात करते हैं द ग्रोइंग प्रॉब्लम। अब ये ओशन और सीज ना, ये इनमें जो मरीन लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा अनसेफ हो गई है और ये पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। किसी ना किसी तरह से हम अपने वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करते ही जा रहे हैं। रिवर्स में इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक वेस्ट आता है और वो इन रिवर्स से सी तक पहुंचता है। Hotels and harbors discharge untreated sewage directly into the coastal waters। राइट। तो जो कोस्टल वाटर्स हैं उनमें डायरेक्टली ही अपने सीवेज को डिस्चार्ज कर रहे हैं। शिप्स प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करती हैं, विच इज़ द मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट फॉर द मरीन ऑर्गेनिजम्स। हमने रिसेंटली ये न्यूज़ में भी देखा है कि कई बार कुछ बड़े सी एनिमल्स मिले हैं और उन सी एनिमल्स के अंदर से बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हमने सी में इतना ज़्यादा प्लास्टिक ऐड कर दिया है।
अब बात करते हैं द थाउजेंड्स ऑफ सी बर्ड्स एंड मैमल्स दे डाई ईच ईयर एंड ड्यू टू द प्लास्टिक इंजेक्शन एंड एंटेंगलमेंट। तो यही बात मैं अभी आपको बता रही थी। ऑयल स्पिल्स फर्दर डैमेज द मरीन इकोसिस्टम ब्लॉकिंग द ऑक्सीजन एक्सचेंज। तो ऑयल स्पिल की वजह से एक लेयर, इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है पानी के ऊपर, और अब एटमॉस्फेयर और पानी के बीच में वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स और एनिमल्स सी में मर जाते हैं। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ मरीन पॉल्यूशन क्या क्या हैं? दिस कॉजेज द डेथ ऑफ एक्वेटिक स्पीशीज एंड डिक्लाइन ऑफ द फिश population. This leads to bioaccumulation. Toxic like mercury may move up to the food chain and it is also affecting humans. अब होता क्या है, ये जो हमारे बायोकम्युलेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब भी टॉक्सिन्स किसी प्लांट में एंटर करते हैं या एनिमल में एंटर करते हैं, तो जैसे जैसे वो फूड चेन में आगे बढ़ता जाता है, जैसे हमें पता है ना फूड चेन में ये प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, टर्शरी लेवल है, तो जैसे जैसे टॉक्सिन्स एक लेवल से दूसरे लेवल को जाते हैं, टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज बायोकम्युलेशन। और किसी ना किसी तरह हम प्लांट्स को खाएंगे, एनिमल्स को खाएंगे या पानी को पिएंगे, तो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में भी एंटर होते जाएंगे। सो दिस रिड्यूसेस ऑक्सीजन लेवल एंड द सनलाइट पेनिट्रेशन इन वाटर, स्पॉइल्स बीचेस एंड द कोस्टल टूरिज्म एंड दिस क्रिएट्स द डेड जोन एंड वेयर देयर इज़ नो मरीन लाइफ, मतलब मरीन लाइफ वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती। अब आते हैं हम सोर्सेज ऑफ मरीन पॉल्यूशन। सबसे पहला मरीन कॉमर्स, मतलब ये जो कार्गो शिप्स, टैंकर्स और फिशिंग वेसल्स होते हैं जो अपना पानी में वेस्ट रिलीज करते हुए चलते हैं। दूसरे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तो जितने भी केमिकल्स हैं फैक्ट्रीज से वो सी और ओशन तक पहुँचते हैं, ये दूसरा रीज़न है। तीसरा डंपिंग ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, न्यूक्लियर प्लांट्स और लेबोरेटरीज अपना वेस्ट डंप कर देती हैं पानी में, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। सीवेज की बात करें सो इट इज़ कैरिड बाय रिवर्स इनटू द सी, करेक्ट। तो सीवेज भी जब पानी में आता है तो उससे भी मरीन पॉल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट है ऑफशोर ऑयल रिग्स, तो किसी भी तरह से लीकेज या फिर स्पिलिंग जब हो जाती है ड्रिलिंग के टाइम पर, उससे भी पॉल्यूशन होता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे बीच पर लिटरिंग काफ़ी कॉमनली देखा गया है हमारी कंट्री में, प्लास्टिक बॉटल्स का फेंक देना, सनस्क्रीन ऑयल्स का यूज़ होना और एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, और जब ये इन फार्म लैंड से पानी के साथ वॉश होकर रिवर में आ जाते हैं या वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं और फिर सी तक पहुंच जाते हैं, तो ये सारे के सारे मरीन पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। अब देखो सॉइल पॉल्यूशन भी उतना ही डेंजरस है जितने ये बाकी सारे हैं। सो सॉइल या फिर लैंड पॉल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम डेपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड अकम्युलेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल or the conversion of chemicals into the toxic compounds that harm the soil quality. Around 6 million hectares of land are lost annually due to soil pollution. It affects plant growth, water quality and the human health. तो हर साल 6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड हम लूज़ कर रहे हैं सॉइल पॉल्यूशन की वजह से। समझ आई बात? तो सॉइल पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए कंसर्न बन चुका है। अब इससे डिजीज़ेस क्या होती हैं, जैसे कि कॉलरा, डाइसेंट्री एंड टाइफाइड। तो पॉल्यूटेड सॉइल कंटेमिनेट्स क्रॉप्स एंड द ग्राउंड वाटर, और इससे हमारी फूड चेन कंटेमिनेट होती है। जब सॉइल पॉइजन होती है, जो हमारा फूड है और वाटर है वो भी मतलब ख़राब ही आएगा, और जब वो ख़राब आएगा तो साइलेंटली वो हमारे अंदर एंटर हो रहा है और हमारे अंदर डिजीज़ेस कॉज कर रहा है। तो मतलब सॉइल के पॉल्यूट होने से हमारे अंदर साइलेंटली डिजीज़ेस एंटर हो रही हैं। हम ये सोच के खाना खा रहे हैं कि हम तो बड़ा हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन असल में हम साइलेंटली डिजीज़ेस को मतलब इंजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेन सोर्सेज की। तो इसमें भी इंडस्ट्रीज़ है, वो इंडस्ट्रीज़ बहुत ही मेजर कॉज है किसी भी तरह के पॉल्यूशन का। अर्बन
urban commercial and domestic waste, chemical fertilizers and biomedical hospital waste and pesticides. So these are the major sources of soil pollution. Industrial waste की बात करें, so the factories release fly ash, sludge and the chemical residues. Example, the thermal power plants से फ्लाई ऐश निकलता है, फर्टिलाइज़र प्लांट से केमिकल वेस्ट निकलता है और ये सारा का सारा सॉइल में जाकर डिपॉजिट हो जाता है. रिफाइनरीज और मेटल प्लांट्स हैवी मेटल्स रिलीज़ करती हैं जैसे कि लेड, जिंक और आयरन, जो सॉइल को कंटामिनेट करता है. जब फैक्ट्रीज डंप करती हैं वेस्ट को लैंड के ऊपर, इट टर्न्स फर्टाइल सॉइल इनटू द केमिकल लैंडफिल्स. करेक्ट. अब बात करते हैं द अर्बन कमर्शियल एंड द डोमेस्टिक वेस्ट. तो एक एक सोर्स को फटाफट से डिस्कस करते हुए चलते हैं. इसमें आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, पॉलीथीन हो गया, रबर हो गया. तो ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. ये सॉइल में रहते हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और सॉइल के पोर्स को ये ब्लॉक कर देते हैं. जब सॉइल के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो अगर बारिश हो भी रही है तो पानी सीप इन नहीं होता है, ग्राउंड वाटर टेबल नहीं बढ़ता है. सो दिस प्रिवेंट water absorption and reduces the fertility of the soil. अब बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स की. तो जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ करते हैं तो उससे फॉस्फोरस और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स हार्म होते हैं. Fertilizers they wash off into the nearby water bodies causing eutrophication. This disturbs natural nutrient cycle and reduces the soil fertility over time. करेक्ट. तो विद टाइम पहले तो लगेगा कि ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम नोटिस करेंगे कि वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर रही है. देन कमिंग ऑन टू द बायोमेडिकल एंड द हॉस्पिटल वेस्ट. अब देखो, जो चीज़ें हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं ना, उसमें प्लास्टिक्स हैं, सिरिंज है, नीडल, बैंडेज और केमिकल रेसिड्यूज़ हैं. अगर हम इनको इम्प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो डंप करते हैं, तो हमारी सॉइल कंटेमिनेट होती है विद पैथोजेंस एंड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस. दीज आर डेंजरस टू द सैनिटेशन वर्कर्स एंड एनिमल्स फीडिंग इन द ओपन डम्प्स. तो वो लोग जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो सफाई करते हैं चीज़ों को, मतलब जो कूड़ा कचरा अलग करते हैं, या फिर वो एनिमल्स जो इन ओपन फील्ड्स में ग्रेज करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की. तो हमें पता है कि पेस्टिसाइड्स वैसे तो हम अपनी फील्ड्स में यूज़ कर रहे हैं ताकि पेस्ट्स को मार दें. वीड्स के लिए वीडिसाइड्स यूज़ होते हैं, राइट. सो वीडिसाइड्स यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें होते हैं नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और परसिस्टेंट केमिकल्स जैसे कि DDTs, और ये हमारी सॉइल में सालों तक रहते हैं और हमारी क्रॉप्स को कंटेमिनेट करते हैं और हमारी फूड चेन में इसी सॉइल, इसी खाने, प्लांट्स के थ्रू एंटर हो जाते हैं. अब देखो, अगर हम पानी को कंटेमिनेट करते हैं और अगर हम सी फूड खाते हैं तो भी हमारे अंदर पॉल्यूटेंट्स आएंगे, तो भी हमारे अंदर केमिकल्स, टॉक्सिन्स आएंगे. और अगर हम अपनी लैंड को कंटेमिनेट कर रहे हैं तो भी प्लांट्स के ज़रिए ये सारे टॉक्सिन्स हमारे अंदर आएंगे. तो हमारे लिए जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने वेस्ट को मैनेज करना और इस वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेस्ट को रिड्यूस करना. जितना कम वेस्ट उतने कम टॉक्सिन्स और उतना कम हमारे नेचर को डिकम्पोज करने में काम करना पड़ेगा और उतना ही कम एनर्जी हमें इस सारे वेस्ट को डिकम्पोज करने में लगानी पड़ेगी. अब हम आते हैं व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन. तो सॉइल पॉल्यूशन से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, क्रॉप ईल्ड कम होती है, इट कंटेमिनेट्स ग्राउंड वाटर विद द टॉक्सिक केमिकल्स, इट किल्स यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट कॉजेज डिजीजेज वाया फूड चेन एंड लीड्स टू द बैरन लैंड एंड द लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, हर चीज़ आपने पढ़ी है और आप इन सबको ईजिली लिख सकते हो. देखो यहाँ पर है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो हमें पता है कि सॉइल में कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं. अगर हमारी सॉइल कंटेमिनेटेड होगी तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे और जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं वो भी डिकम्पोज नहीं हो पाएंगी.
अब चलते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन की तरफ। तो रेडिएशन मतलब रेडिएशंस का पॉल्यूशन, सो एमिशन ऑफ हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज दैट कंटैमिनेट द अर्थ्स एनवायरनमेंट ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमंस और द कॉस्मिक वेव्स। तो ये जो रेडिएशंस हैं ये हमारे आउटर स्पेस से आती हैं कॉस्मिक रेज की फॉर्म में, और हमारी मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से भी हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से या फिर एक्स रेज। तो ये रेडिएशंस हमारी वजह से यहाँ पर आती हैं, और आजकल रेडिएशन पॉल्यूशन भी एक ग्लोबल कंसर्न है। मेजर कॉजेज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जिसमें वेस्ट का डिस्पोजल हो रहा है, और इससे मतलब वेस्ट का इम्प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है और यहाँ से रेडिएशंस लीक हो रही हैं। माइनिंग ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग या फिर बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन, इनसे भी रेडिएशंस निकलती हैं। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक 1986 यूक्रेन में चर्नोबिल इंसिडेंट। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में सुना भी होगा, मैंने आपको आई थिंक बायो में भी इसके बारे में पढ़ाया है। सो दे किल्ड एटलीस्ट 31 पीपल इमीडिएटली, और उसके बाद वहाँ पर रहने वाले 2 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया था। एंड द फॉल आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स एंड द रिएक्टर्स, इससे लॉन्ग टर्म रेडिएशंस हमारे हवा, पानी और सॉइल में रह जाती हैं। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन हम ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना, अब उनका प्रॉपर डिस्पोजल, उनका प्रॉपर लीकेज, उनसे एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ द टाइप्स ऑफ सोर्सेज, अब इसमें 2 ही टाइप्स हैं, मैन मेड और नेचुरल। तो नेचुरल में क्या आता है, इसमें जैसे जो सन से कॉस्मिक रेज आती हैं एंड स्पेस एमिट्स रेडियो एक्टिव एनर्जी, तो ये 2 नेचुरल सोर्सेज हैं। ये हमारे एयर, वाटर और सॉइल को अफेक्ट करती हैं और हमारे नेचुरल सिस्टम को पूरा डिसरप्ट करती हैं। नेचुरली एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स द मोस्ट रेज, बट हाई एक्सपोजर जैसे कि एट हाई ऑल्टीट्यूड्स इट इंक्रीजेज द रिस्क। ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड पे इसका रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर की रेज को ब्लॉक कर रही हैं, और हाई एक्सपोजर से इंक्रीज इन रिस्क भी है। अब बात करते हैं मैन मेड सोर्सेज की। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की बात करें तो यहाँ पर वेस्ट वाटर और फ्यूल के वेस्ट से, मतलब ये जो डिस्पोज ऑफ होता है, इससे रेडिएशंस बढ़ती हैं। न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग से फॉल आउट होते हैं और डेब्रीज से भी रेडिएशंस एक्सपोज होती हैं। यूरेनियम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग से सॉइल और वाटर कंटामिनेशन होता है। लेबोरेटरी रिसर्च लेबोरेटरीज जैसे कि आइसोटोप्स, दे आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट्स, इन आइसोटोप से भी रेडिएशंस एमिट होती हैं। अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स में हम काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए काफ़ी सारे टूल्स को यूज़ करते हैं, जिनसे अगेन रेडिएशंस निकलती हैं। एक्सरे वेस्ट और रेडियो ट्रेसर एप्लीकेशन से इंडस्ट्रीज़ में या फिर मेडिसिन में इन सब से भी रेज निकलती हैं, राइट, एक्सरेज और रेडियो रेज। देन एग्रीकल्चर और बायोलॉजी लैब्स में जब हम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं तो इनसे भी रेडिएशंस का रिलीज़ होता है। तो इन सब से रेडिएशन पॉल्यूशन होता है। नाउ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन पॉल्यूशन, इनसे जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, इवन कैंसर भी हो जाता है ह्यूमंस और एनिमल्स में। स्टेरिलिटी अफेक्ट होती है, बर्थ डिफेक्ट्स देखे गए हैं, और ये हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली बोन मैरो एंड थायराइड। तो थायराइड एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया में तो हम अपने घरों में ही देखते हैं कितने लोगों को थायराइड है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। सो दीज रेडिएशंस आर अफेक्टिंग अस, लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं चलती है क्योंकि रेडिएशंस हमें दिखाई नहीं देती हैं। सो प्लांट्स शो ग्रोथ डिफॉर्मिटीज़ और रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी देखी जाती है। रेडिएशंस रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब पर्पस क्या है कि हमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। पर्पस क्योंकि हमें सेफ सेग्रीगेशन करना है और उसके बाद सेफ डिस्पोजल करना है हॉस्पिटल वेस्ट का, जिससे कंटैमिनेशन और इन्फेक्शन ना हो। तो अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर जो कंटेनर का कलर है अगर वो ब्लैक हो तो आप उसमें इन्फेक्टेड, जो नॉन इन्फेक्टेड चीज़ें हैं वो केमिकल वाली चीज़ें या फिर साइटोटॉक्सिक वेस्ट आप उसमें डाल सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कि एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं या फिर केमिकल्स हैं, वो सब चीज़ें डाल सकते हो। और डिस्पोजल मेथड क्या है, आप इनको सिक्योरली लैंडफिल्स में या केमिकल ट्रीटमेंट करा सकते हो।
अगर वहाँ पर रेड बिन है तो रेड बिन में आप सॉइल्ड वेस्ट डाल सकते हो, जैसे कि जो जैसे ड्रेसिंग की है उसमें कोई खून लगा है या कुछ लगा है, मतलब जो ड्रेसिंग वाली चीज़ें हैं वो लगी हैं, कुछ केमिकल है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। पीओपी के कास्ट्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। इनको हम डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे? डीप बरियल या फिर इनको हम ऑटोक्लेव कर देते हैं। तो ऑटोक्लेव ना एक बड़ा सा ऐसे कुकर जैसा होता है जिसमें हम अपनी चीज़ों को, मतलब जो भी ये इवन जब हम लेबोरेटरीज़ में काम करते हैं ना, तो जो हम टूल्स का यूज़ करते हैं इन सब की हम ऑटोक्लेविंग करते हैं, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे इनको गर्म करते हैं जिससे इनके अंदर जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो मर जाती हैं। करेक्ट। देन येलो में एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कि बॉडी का कोई पार्ट है उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या फिर बर्थ के टाइम पर जो प्लेसेंटा निकलता है उसको भी हम येलो वाले में डालते हैं। इन्हें हम भी अगेन डीप बरी कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द ब्लू कलर्ड कंटेनर, इनमें हम इन्फेक्टेड प्लास्टिक डालते हैं, जैसे कि ग्लव्स जो ट्रीटमेंट में के टाइम पर यूज़ किए गए हैं, या फिर जो सिरिंजेस हैं उनको भी हम यहाँ पर डालते हैं। इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं आफ्टर डिसइंफेक्टिंग विद 1% क्लोरीन। कमिंग ऑन टू द वाइट, सो वाइट में हम शार्प चीज़ें जैसे कि नीडल्स या फिर ग्लास, इन्हें हम शार्प पिट्स में या फिर इनकी हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, इनकी डिसइंफेक्टेंट से हम इनको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, दैट इज़ द नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब कई बार होता है ना, इतना शोर हो रहा है क्लास में या घर में कि आपको ऐसा लगता है बस चुप हो जाओ, बस अब कोई बात मत करो, तो बस वही नॉइज़ पॉल्यूशन है। annoyance or discomfort to the human beings is regarded as noise. Sound levels of around 80 decibel and above is called as the noise pollution. तो हमने साउंड चैप्टर पढ़ा है, तो अगर 80 डेसिबल के ऊपर अगर चली गई साउंड तो मतलब कि नॉइज़ पॉल्यूशन है। नाउ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन अ डेली प्रॉब्लम इन ऑल द सिटीज़। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि अगर आप एक गांव में जाओ और एक शहर में हो, तो अगर आप कुछ दिन गांव में बिताओ और कुछ दिन शहर में बिताओ तो आपको लिटरली फ़र्क पता चलेगा कि गांव कितने शांत हैं और हमारी सिटीज़ कितनी ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूटेड हैं। तो इसलिए नॉइज़ अपने पीछे कोई स्मोक या कोई वेस्ट नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन ये हमारे पीछे स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, इरिटेशन छोड़ कर जाती है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं वेयर इज़ द नॉइज़ पॉल्यूशन मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन ये सिटीज़ और टाउन्स में है जहाँ पर कंटिन्यूसली ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है। एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, लाउड स्पीकर्स, फायर क्रैकर्स, हाई पिच्ड म्यूज़िक, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और फैक्ट्रीज़। तो इन सब जगह पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन देखा जाता है। नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन? तो जैसे मैंने बोला कि अपने पीछे ये कोई स्मोक नहीं छोड़ कर जाएंगे, लेकिन अपने पीछे ये कुछ एंग्जाइटी, स्ट्रेस छोड़ कर जाते हैं। तो ह्यूमंस में अनॉयंस का कॉजेज अनॉयंस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इवन द स्लीप डिस्टर्बेंसेस। और अगर हम इनका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर देखें तो इससे हियरिंग लॉस या डेफनेस हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, फटीग या अल्सर्स हो सकते हैं, पैल्पिटेशंस एंड हेडेक हो सकता है, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन और टेंशन भी हो सकता है। कमिंग ऑन टू द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। सो ट्रांसपोर्ट का नॉइज़, तो जैसे कि हॉर्न्स, हॉन्किंग, जैसे देखें ना ट्रैफिक में लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, हॉन्क करते रहते हैं। स्क्रीचिंग टायर्स फ्रॉम बसेस, ट्रक्स एंड स्कूटर्स, इन सब से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द जेट प्लेन्स। देन इंडस्ट्रियल में मशीन्स के चलने से, ड्रिल से, फैक्ट्री की विसल से, क्रशिंग और हैमरिंग साउंड, तो इन सब से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो ये सब तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ये सब आपको खुद ही पता है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूँ, रिकॉल करा रही हूँ। अब बात करते हैं कम्युनिटी में। तो लाउड स्पीकर्स का यूज़ करना, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स का होना, सेलिब्रेशंस और फायर क्रैकर्स से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। कमिंग ऑन टू द कंस्ट्रक्शन नॉइज़, तो ब्लास्टिंग से, ड्रिलिंग से, वेंटिलेशन फैन से और अर्थ मूविंग मशीन्स से भी नॉइज़ पॉल्यूशन देखा जाता है। अब इसका ना हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है? तो
तो जब नॉइज़ पॉल्यूशन 120 डेसिबल के ऊपर चली जाती है तो हमारे कानों को इंस्टेंटली डैमेज होता है। दूसरा, द कांस्टेंट एक्सपोजर टू 80 टू 90 डेसिबल से हियरिंग फटीग होती है, और द क्रॉनिक एक्सपोजर इंक्रीजेज स्ट्रेस हार्मोन एंड रिड्यूसेस आवर प्रोडक्टिविटी। तो अब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है, हम ऐसे इरिटेटेड रहने लगते, किसी से अच्छे से बात नहीं करते। कमिंग ऑन टू द प्रिवेंटिव मेजर्स, तो इसमें हमें इन डस्टबिन्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें साइलेंट जोन्स बनाने की ज़रूरत है, स्पेशली हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के आसपास। साउंड प्रूफिंग इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, जहाँ पर हम लाउड स्पीकर्स का यूज़ ना करें रात को। ग्रीन बेल्ट्स बनाना, मतलब ट्रीज़ को प्लांट करना। अब ट्रीज सिर्फ हमें ऑक्सीजन और खाना नहीं दे रहे हैं, ट्रीज़ हमारे आसपास साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं तो हमारे आसपास नॉइज़ पॉल्यूशन कम हो जाता है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन्स देखा जाता है, मशीन्स और व्हीकल्स की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, इन सब से नॉइज़ पॉल्यूशन प्रिवेंट होता है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आराम से चैप्टर को 1-2 बार पढ़ना एंड यू आर डन विद द चैप्टर। पीपीटी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आराम से नोट्स बना लेना, रिकॉल कर लेना, और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नर मतलब फ्री है पर बेस्ट है।